हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लीगल एजुकेशन सब्जेक्ट को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम पढ़ेंगे। लीगल एजुकेशन सब्जेक्ट में लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के क्या क्या मेथड हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। पूरे सब्जेक्ट में शुरू से लेके एंड तक एनर्जी को मेंटेन रखते हुए पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज एक ही इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगा आज। आप अगर इस चैनल में नए हैं, वैसे ये चैनल भी नया है, तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और नए वीडियोस डालने की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीगल एजुकेशन से अपनी इस यूट्यूब मंच की पहली क्लास के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ एक शानदार कोटेशन के साथ। ये है अपना लोगो और ये है अपनी क्लास डी यादव लॉ क्लासेस। जी हाँ, मैं हूँ देवेंद्र यादव और आपका मेरी लॉ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक छोटे से कोट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। इट इज़ ईजी टू स्टैंड इन द क्राउड बट इट टेक्स करेज टू स्टैंड अलोन। यस, अगर आप भीड़ में हो तो भीड़ में कोई भी बड़े आसानी से खड़ा होता है, लेकिन अगर आपको अकेले खड़ा कर दिया जाए तो उसके लिए कलेजा चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप संसार से कुछ चेंजेस की उम्मीदें करते हैं तो सबसे पहले वो चेंज आप अपने अंदर लाइए। ये कोटेशन मैंने महात्मा गांधी जी का उठाया है और जी हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे सबसे पहले और फॉरमोस्ट इंस्पिरेशन रहे। इट इज़ ईजी टू स्टैंड इन द क्राउड। आपको ये सारे कोटेशन बहुत ही अच्छे से एक तरह से ग्लिम्स ऑफ नॉलेज देते हैं। तो ऑब्वियसली मेन पर्पस है इन क्लासेस का। और दूसरा थर्ड कोटेशन है हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ एंड नॉट प्रीसियस गोल्ड एंड सिल्वर। बिल्कुल सही बात है कि सबसे मेन आपकी हेल्थ है। देखो, इस क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटे से कोटेशन के साथ कि अगर ज़िंदगी में सक्सेस के पीछे भागोगे तो 3 इडियट्स का है वैसे, लेकिन एक मेरी ऑब्जर्वेशन जो लाइफ की है, जो सक्सेस की है, जी हाँ, मैं अपनी लाइफ में ये कह सकता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनने की ओर अग्रसर हूँ। और अपनी लाइफ में मैंने जो अचीव किया है, वो जो मैंने गोल सेट किए हैं, मैं उनमें लगातार चल रहा हूँ। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी लाइफ के व्यूज़ को सेट करें, अपने गोल्स को सेट करें और उनको बराबर पाने के लिए, अचीव करने के लिए मेहनत करें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर लाइफ में आपने सक्सेस पॉइंट को सोचा तो सक्सेस एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर आपने सक्सेस का प्रेशर अपने दिमाग में बिठा लिया तो आप काफ़ी उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं जिन चीज़ों को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले इस क्लास की जो फ़िलॉसफी है या मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, सब में एक ही फ़िलॉसफी है मेरी। और ज़्यादा फ़िलॉसफी में अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन सीधी बात करेंगे, कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, चूँकि ये पहली क्लास है। और देन आई एम इंटरेक्टिंग टू यू विद माई वीडियो। तो सबसे पहले मुझे मेरा विज़न बताना बहुत ज़रूरी है और आपका विज़न जानना भी ज़रूरी है अगर आप इस चैनल के रेगुलर लिसनर बनना चाहो तो। एक सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, सक्सेस जो है एक प्रेशर है दिमाग में। अगर आपने इस प्रेशर को अपने दिमाग में बिठा लिया, देन आप बहुत ही सिंपल चीज़ें भी करने में दिक्कत में आ जाओगे। उसका रीज़न है कि सक्सेस को हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है, सपोज यू वांट टू बिकम ए जुडिशरी लाइन, इन जुडिशरी लाइन यू वांट टू बिकम अ जज। तो जज बनने का आपने प्रेशर पहले अपने दिमाग में बिठा लिया। आपको पता है कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपने सक्सेस ही सोच ली कि नहीं यार मुझे जज बनना। नहीं मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको सक्सेस चीज़ भुला देनी चाहिए। सक्सेस बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मिलेगी। देन यू विल थिंक अबाउट, आपको तैयारी करनी है, आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और देन यू विल डेफिनेटली क्रॉस योर गोल। तो आपको अगर रास्ते सिंपल बनाने हैं, सिंपल, तो बी सिंपल, मेक थिंग्स सिंपल एंड देन यू विल डेफिनेटली क्रैक मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स। यानी कि सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज़ है हेल्थ। हेल्थ इज़ योर वेल्थ।
then you will study in a continuous pace, then only you can achieve that goal which you want to achieve in your life. अगर पहले से ही आपने अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा हैवी कर लिया तो आप भविष्य में जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप दिमाग में बिठा ले, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए, आपको लाइफ में सफल होने के लिए सारी चीज़ों को त्यागना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सक्सेस को अपने दिमाग में बिठा लिया, आप जज बनने की शुरू में सोचने लगे और आपने सोचा कि नहीं मुझे जज ही बनना है या मुझे ये बनना है, ये आपके दिमाग का अननेसेसरी प्रेशर है और इसमें आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर। सो दूसरी थ्योरी है फेल फास्ट थ्योरी। क्या आप जो आप लाइफ में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से टारगेट लिए बैठे हो, क्या आप उसके लायक हो? तो सबसे पहले आप एक अटेम्प्ट दे मारो यार। फेल होंगे कोई बात नहीं, फेल होंगे सीखेंगे कि यार हम फेल हुए। जल्दी फेल हो जाओ ताकि जल्दी सीखो, जल्दी सक्सेस हो जाओगे। जल्दी सक्सेस की सोचोगे तो सक्सेस दूर एक रेगिस्तान में पानी की तरह दूर भागते चले जाते हैं लोग इसमें और मिलती नहीं है। इसलिए बी सिंपल, डू सिंपल एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक द हार्ड गोल। तो ये थी आज की फ़िलॉसफी। खैर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई फ़िलॉसफी नहीं करेंगे क्योंकि पहला इंटरेक्शन है हमारा, तो हम वर्चुअली एक दूसरे को समझना चाहते हैं। तो इस वजह से ये वर्चुअल क्लास जो है हमारी, उसके थ्रू इंटरेक्शन जो हमारा हो रहा है उसमें एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। वी आर स्टडिंग व्हाट? वी आर स्टडिंग हियर लीगल एजुकेशन। सो लीगल एजुकेशन में सबसे पहले हम समझेंगे इसकी मीनिंग के बारे में, देन हम समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, देन हम समझेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, देन हम समझेंगे लीगल प्रोफेशन क्या है उसके बारे में, एंड देन हम इसके डिफरेंट मेथड्स को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग से। What do you mean by legal education? तो सबसे पहले मीनिंग जानने से पहले हम भीमराव अंबेडकर जी की इस कोटेशन पे जरूर जाएंगे, अ मैन विदाउट एजुकेशन इज़ अ स्ट्रेंज एनिमल। आई होप इसे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ये कोटेशन हमें अच्छे नंबर दिलाते हैं। देन हमारे फॉर्मर जस्टिस दादा धर्माधिकारी ने कुछ कहा है, उसे हम जरूर कोट करेंगे। लीगल एजुकेशन मेक लॉयर एंड एक्सपर्ट हु प्लीड्स फॉर ऑल, लाइक द डॉक्टर हु प्रेस्क्राइब फॉर ऑल, लाइक द प्रीस्ट हु प्रीच फॉर ऑल, लाइक द इकोनॉमिस्ट हु प्लान फॉर ऑल। बिल्कुल सही बात है। यानी कि लीगल एजुकेशन जो लॉयर को कैसा बनाता है, वैसा जो प्लीड करता है सबके लिए। जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है ना, डॉक्टर पास जाते हो प्रेस्क्राइब कर देता है ना। जैसे कि जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, डॉक्टर है वैसे ही लीगल लॉयर है, एक्सपर्ट है जो प्लीड करता है सारे लोगों के लिए। और हमारे चीफ जस्टिस जो हैं कृष्णा अय्यर, उन्होंने क्या कहा? प्रोफेशन ऑफ लॉ इज़ अ नोबल कॉलिंग एंड द मेंबर्स ऑफ द लीगल प्रोफेशन ऑक्यूपाई अ वेरी हाई स्टेटस। लाइक आप एक लीगल प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, एंड इसके जो भी मेंबर हैं लीगल प्रोफेशन में, वो सोसाइटी में उनका स्टेटस काफ़ी हाई रहता है। यानी कि अगर आप कोई जज को देखोगे या किसी वकील जो प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं उनको अगर आप देखोगे तो उनके सोशल स्टेटस को देखोगे, उनकी सोसाइटी में वैल्यू होती है। कहीं भीड़ में अगर आप जाओगे, कुछ एक तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा और वहाँ बीच में लॉयर पहुँच जाता है, तो डेफिनेटली वो बीच में उसको बीच बचाव करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, समाज को कुछ देने की कोशिश करता है। अगला है लीगल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट हैड बिकम द इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न डेवलपिंग कंट्री। लीगल एजुकेशन क्या है और उसके साथ साथ लीगल डेवलपमेंट है, इन दोनों का कनेक्शन है मॉडर्न डेवलपमेंट कंट्रीज में। टुडे लीगल एजुकेशन डिराइव्स द impetus from the economic, social and political setup for the society। यानी कि जो लीगल एजुकेशन है आज की
डेट में वो डिराइव करता है मतलब जैसे आपका आगे ले जाता है सोसाइटी को, इकोनॉमिक को, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लोगों को न्याय दिलाना बहुत बड़ा काम है। क्लाइंट को समझना और किसी गफलत में ना पड़ना, जैसे कि किसी की गलत चीज़ों में, जज को ब्राइबरी ना करना कि जज के साथ सेटिंग कर ली तो आप अच्छे वकील नहीं बन सकते हो। अगर सेटिंग में विश्वास रखते हो, आपको विश्वास अगर न्याय में है, और हाउ डू यू मीन आप फैक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, देन मोरल वे में भी आप सोसाइटी को बहुत कुछ देते हो। तो आज का जो लीगल एजुकेशन है वो डिराइव कर रहा है इकोनॉमिक को, सोशल को और पॉलिटिकल कंडीशंस को, सारा कुछ इसके ही सिस्टम पे बेस्ड है। लीगल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ लॉ, राइट। तो एक लीगल एजुकेशन सबसे पहला प्लेटफॉर्म है, सबसे पहली सीढ़ी है जहाँ पर फिर हम एक इंडिविजुअल जो है उनकी प्रैक्टिस थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से जर्नी लीगल प्रोफेशन की हमारी स्टार्ट होती है। नाउ वी विल कवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। देखो किसी भी चीज़ को सबसे पहले एग्जाम में भी यही याद रखना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका रहेगा, इंट्रोडक्शन के बाद आप ऑब्जेक्टिव जरूर लिखोगे। ऑब्जेक्टिव में हमें अच्छे नंबर मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव को बहुत सिंपल भाषा में, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया कि इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये जो कोटेशन मैंने बताए हैं बहुत सिंपल कोटेशन, काफ़ी ज़्यादा जगह से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ के शॉर्ट वे में लिख दिए हैं, तो जिससे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिलें। सारे जो भी लॉ का एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम है वो ध्यान दें मेनली जो है, क्योंकि आप एक ऐसी प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपको टीचर बनोगे, या फिर आप प्रोफेसर बनोगे, लेक्चरर बनोगे, या फिर आप लीगल प्रोफेशन में ही इंटर करोगे, तो आपका एक्सप्लेनेशन पावर अच्छा होना चाहिए। We covered this. Now objective, integrating law subject with the social and behavioral science। क्या ऑब्जेक्टिव है, लॉ को सोशल और बिहेवियरल साइंस के साथ इंटीग्रेट करना। अब इसमें ग्लोबल फैक्टर आ जाता है। सोसाइटी एंड लॉयर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ चेंज एजेंट्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सोसाइटी है और लॉयर्स हैं। These are expected to act as a change agent, ये चेंज एजेंट की तरह ही एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए। Law is the foundation of every society and it develop abiding citizens, lawyers, academicians and aspiring judges। जैसे कि आप डेवलपमेंट देखो ना, तो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस या नॉलेज ऑफ लॉ। आप इसमें शुरू की स्टेजेस से जाइए तो सबसे पहली स्टेज आपको नेचुरल मिलेगी। तो नेचुरल में आपने किसके बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा सोक्रेटिस को। सोक्रेटिस ने बताया कि भैया गॉड ने हमें क्या ज्ञान दिया है, जो चल रहा है वो गॉड की ही मर्जी से चल रहा है। उन्होंने नेचुरल लॉ ही सबसे बड़ा लॉ है। फिर सोक्रेटिस के बाद प्लेटो आए, प्लेटो ने बताया कि क्या है। प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आए, एरिस्टोटल ने बताया, उन्होंने फॉर्म्स ऑफ थ्योरी के बारे में बात की, इन्होंने सब्सटेंसिव फॉर्म्स के बारे में भी बात करी। उसके बाद एरिस्टोटल से के बाद तुम्हारा जो जीनो आ गया, यूनानी पीरियड का स्टार्ट हो गया, रोमन्स पीरियड जो है। जीनो के बाद सिसेरियो आया, सिसेरियो ने अपनी थ्योरी रखी नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में। फिर तुम्हारा मिडिल लेवल हिस्ट्री चला गया चैलेंज की तरफ। मिडिल लेवल हिस्ट्री में तुम्हारा एक्विना आया, थॉमस एक्विना ने कहा भैया जो चर्च के फादर हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो चर्च में एज एक तरह से जो सोवन है वो चर्च के फादर हैं, उनके बाद आता है सोवन। जो चर्च के फादर जो आदेश देते हैं वही रूल रेगुलेशन बनाएंगे, जितना भी वर्शिप से रिलेटेड है वो सारा का सारा फिर वो सोवन अथॉरिटी उसको फॉलो करेगी, राइट। फिर इसके बाद थॉमस हॉब्स आए, उन्होंने बहुत रेयर थ्योरी दी इसकी कि भैया जो दुनिया है बड़ी कठिन है, यहाँ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं, डर लगता है, इट्स काइंड ऑफ हॉरेबल टू लिव इन। तो उन्होंने एक बुक लिखी लिवियाथन एक दैत्य था जो समुद्र में रहता था, और उनकी हाइपोथेटिकल सिनारियो के हिसाब से कि वो इतना पावरफुल था कि वो सारे समुद्री जीवों को खाता था और वहीं रहता था और उन्हीं लोगों की जान बचाता था। तो इसका मतलब उन्होंने इसी लिवियाथन दैत्य से एक सोवर्ण की
उत्पत्ति कर दी कि सोवर्न एक ऐसा होगा जो बहुत पावरफुल होगा और वो हमारी रक्षा करेगा। अब इन हॉब्स की थ्योरी यार इन्हें एंसेंट टाइम में इनको बड़ी अच्छी लग गई। बेंथम के बाद ये ऑस्टिन है, इनको ऑस्टिन ने सोचा कि क्यों ना ये बेंथम और ऑस्टिन जो थे ये दोनों ही हॉब्स से ही प्रभावित थे काफ़ी ज़्यादा, और फिर इन्होंने एनालिटिकल थ्योरी को जन्म दिया। एनालिटिकल थ्योरी में मेनली तो बेंथम ही थे जिन्होंने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल दिया, 7 प्रिंसिपल्स दिए। तो एक तरह से ये देखो कि फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन फैक्टर चला आ रहा है कि भैया उन्होंने बेंथम ने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल दे दिया, फिर उसको ऑस्टिन आ गए, ऑस्टिन ने कहा कि जो सोवर्न ही है वही सब कुछ होता है। फिर एच.एल.ए. हार्ट आए, एच.एल.ए. हार्ट ने कुछ कहा, फिर एच.एल.ए. हार्ट को कंट्रडिक्ट करने के अलग अलग तरीके, फिर उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ। लेकिन एक चीज़ तो सेम है कि सोसाइटी इज़ चेंजिंग पेस, सोसाइटी ने अपना अपना चेंजिंग पेस किया, चाहे वो आप हिस्टोरिकल एज ले लो, चाहे वो आप यूनानी ले लो, चाहे ग्रीक ले लो, और चाहे वो आप मतलब नेचुरल लॉ की बात कर लो, हिस्टोरिकल लॉ की बात कर लो, सोशियोलॉजिकल लॉ की बात कर लो, 18th सेंचुरी 20th सेंचुरी के लॉ की आप बात कर लो, तो सब जगह ही आपकी जो मेन अथॉरिटी है उसकी बात की गई है। तो मेन अथॉरिटी ये सोवर्न नहीं है, ये सोसाइटी है। और सोसाइटी को कौन लीड कर रहे हैं? जो लॉ के प्रोफेशनल हैं वो लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ आप पढ़ रहे हो, लीगल एजुकेशन। तो लीगल एजुकेशन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा और आपको इनकी नॉलेज को अपने अंदर बिल्कुल एक तरह से डेवलप करना होगा। अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो, ऑब्वियसली आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उस लाइन में जाना चाहते हो, या आप LLM कर रहे हो तो LLM के एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, तो LLM के एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप पढ़ रहे हो, तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्कोप ब्रॉडर एंड ब्रॉडर है। तो अब हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि सोशल में, अब इतना मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको याद रहे। खाली अगर मैं फैक्टर्स बता के ग्लोबलाइजेशन बता के चला जाता तो आपके दिमाग से स्किप हो जाता है, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें। इसको इस तरह से बताने का मेन पर्पस है कि आपको इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बना रहे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अकेले कंप्यूटर के आगे पढ़ाना बिना ऑडियंस के बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल एजुकेशन: ट्रेन द स्टूडेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन, train them in such a way so that they can solve the individual client problem and also help to solve the society problem। देखो इस तरह से ट्रेनिंग कर दी जानी चाहिए लीगल एजुकेशन में। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसका कि स्टूडेंट को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दे, और सोसाइटी में भी अगर उसके आसपास सबसे पहले वकील बनने के बाद सबसे बड़ा काम यही लोग करते हैं, या फिर आपको करना चाहिए कि आपको अपना जो है एक जो है पम्पलेट और अपना एक जो है क्या कहते हैं उसको बैनर अपने घर के सामने जरूर लगाना चाहिए, अब ताकि आप जो इंडिकेट करे आप लॉयर हो, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी क्लाइंट की सिचुएशन को समझ सको और उसको धीरे धीरे लर्न करते 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 आप अपने प्रोफेशन में उसको एक गति दे सको। तो ठीक है, इसमें ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉ इन डिफरेंट रेफरेंसेस, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट, एंड देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इन डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है लीगल एजुकेशन की? अब देखो इंपॉर्टेंस में है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस द एफिशिएंट लॉयर। तो सबसे पहली बात है कि एफिशिएंट लॉयर को प्रोड्यूस करना। टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द सोर्सेज ऑफ लॉ, स्ट्रक्चर ऑफ द लीगल सिस्टम, प्रोसेस क्या है लीगल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में। प्रमोट इनोवेशन रिसर्च बाय encouraging student and think about the new way of approaching legal issues। यानी हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम लॉयर्स अच्छे से अच्छे प्रोड्यूस करें, स्टूडेंट जो है उनको किस तरह से सोर्स ऑफ लॉ है, स्ट्रक्चर है लीगल सिस्टम का, उसके बारे में बताएं कि भैया ये स्ट्रक्चर है। जैसे कि जुडिशरी में स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आप जब प्रैक्टिस करने जाते हो कोर्ट में तो सबसे पहले आपको वहाँ का स्ट्रक्चर बताया जाता है। आपको एक जगह एप्लीकेशन दूसरी जगह एप्लीकेशन लेके सीढ़ियों के ऊपर जा करके कि हाँ ये यहाँ पे कौन सा सेशन जज है, क्या जुडिशियल क्या एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, सेशन जजेस क्या होते हैं, इनकी पावर्स क्या हैं, कौन कितनी सेंटेंस दे सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से
एक हायरार्की है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये लीगल सिस्टम है, ये आपको सब पता होना चाहिए। आप तभी आप अच्छे से एक तरीके से, अगर आपने अच्छे से पढ़ी या प्रोसीजरल लॉ आपने अच्छे से पढ़ा, तो फर्स्ट डे से ही आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसीलिए ये सब, इसका जितना अच्छा स्टडी होता है उतनी अच्छी इंपॉर्टेंस, यही लीगल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है कि आपने थारोली स्टडी कैसे करी है। तो वो स्टडी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? जो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहाँ से। टीचिंग स्टूडेंट को जो टीचर पढ़ाते हैं वो एक तरह से उनके लिए सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, स्ट्रक्चर लीगल सिस्टम का देते हैं, म्यूट कोड वगैरह कराते हैं, लीगल रीजनिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, असाइनमेंट वगैरह आप सबमिट करते हो, ठीक है। प्रमोट द इनोवेशन, रिसर्च फॉर इनकरेजिंग स्टूडेंट एंड थिंक अबाउट द न्यू वेज ऑफ अप्रोचिंग लीगल इशू। कल कह दिया कि भाई यहाँ कैंप लगाना है आपको जाके, या चलो इस जेल में आप विजिट करना जाके, तो ये एक इनोवेशन का पार्ट है ना। आप घर पे बैठ के, मतलब आप टीचर का पढ़ लिया, सुन लिया, आपके दिमाग में नहीं, लेकिन इनोवेटिव वे में पढ़ना। आप जाओगे वहाँ जेलर से देखोगे यहाँ पे सिस्टम क्या चल रहा है, हाई कोर्ट विजिट करोगे, सुप्रीम कोर्ट विजिट करोगे, लोकसभा विजिट करोगे, राज्यसभा विजिट करोगे, पार्लियामेंट विजिट करोगे, सब जगह आप जाओगे, देखोगे, तो आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगे। इंटरेक्शन से ही सब कुछ होता है ना। लीगल एजुकेशन प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द लीगल प्रोफेशन बाय टीचिंग द नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज नेसेसरी टू प्रैक्टिस द लॉ। तो इसमें जब सबसे बड़ी बात है कि क्या सबसे बढ़िया नॉलेज है, स्किल क्या है, वैल्यू क्या क्या नेसेसरी है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो है फैक्टर्स अब क्या क्या है जो लीगल एजुकेशन ऑफ इंडिया में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है? जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज जो है अब से जितने भी नए वकील हैं उनको एक तरह से रिन्यूमरेशन मिलेगा। वो जो भी हैं उनको प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, उनके पास अभी इतना सोर्सेज नहीं है, तो उनको एक तरह से ईयरली या मंथली इतना दिया जाए। इस तरह से कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है, या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बना सकती है, चलो यंग लॉयर्स हैं, या फिर ये मतलब कुछ छूट दे सकती है उनको। तो कुछ भी मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने कोई और पॉलिसी बना दी है। तो ये गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं कि किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक तरह से डेवलप करा जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज मिल सके और वो प्रैक्टिस में अपने मतलब ज़्यादा ना अटकें इधर उधर से, तो एक तरह से इंटरेस्ट बना रहे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तो एडवोकेट एक्ट पता है आपको, 1961। आपको पता है एडवोकेट एक्ट में कितने रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स आते हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब तो सीओपी भी जरूर कर दिया है ना, तो सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। तो इस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी डिफरेंट चैलेंजेस और रूल्स बनाती रहती है। यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशंस। यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है? लीगल प्रोफेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट द लीगल प्रोफेशन, डेवलपमेंट द लीगल सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं है, चेंजेस इन द सोसाइटी के चेंजेस मैंने बताया, मैंने बैंतम के पीरियड से लेके एंड तक बता दिया आपको कि कैसे कैसे सोसाइटी चेंज होती है। वैसे वैसे लीगल एजुकेशन सिस्टम आपके लिए इफेक्टिव होता है। एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ का भी देखो बहुत बड़ा रोल है इसमें। एंड नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है लिटिगेशन पॉलिसीज, उनका भी बड़ा रोल है। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके आगे? देखो इतने पॉइंट मैंने बता दिए हैं, ये सब आप लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चैलेंजेस क्या है? जैसे कि वैकेंसीज परमानेंट नहीं निकलती हैं और भर्ती नहीं है कई सारी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया सिस्टम का कि वैकेंसी नहीं भरी जाती हैं। अगर आप देखोगे तो अभी भी लॉ कॉलेज में पूरी की पूरी वैकेंसी खाली रहती हैं। जो पुराने टीचर्स हैं बेचारे वही पढ़ाते रहते हैं, नई वैकेंसीज जो खाली हैं उनमें एडहॉक पे टीचर भरे जाते हैं। ये मेल प्रैक्टिस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। लैक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड द कोर्स ड्यू टू मेल प्रैक्टिस इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब मेल प्रैक्टिस को हम फॉलो कर रहे हैं, जो परमानेंट टीचर हम रिक्रूट ना करके के एडहॉक पे रिक्रूट कर रहे हैं, इसका मतलब सैलरी में उनको कंप्रोमाइज कर रहे हैं। दे विल बी गुड बट दे विल सर्टेन डेफिनेटली सर्च फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रेन्यूमरेशंस। दे आर लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द लीगल सेक्टर। देखो लीगल सेक्टर में एक तरह से लीगल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की देखी जाए तो आप पर्सनल प्रैक्टिस पे डिपेंड हो, और पर्सनल प्रैक्टिस में क्लाइंट जो हैं वो आपके कैसे मिलते हैं। एंड आप गवर्नमेंट का तो यही है कि फॉर्म भरते रहो इधर उधर, लेकिन वो ये है कि वो जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की इसमें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है लीगल सेक्टर के सामने।
तीसरा चैलेंज है, इफ ए पर्सन हैज नथिंग टू डू दे ज्वाइन द लॉ। मतलब अगर आपके पास कुछ काम नहीं तो चलो लॉ ही कर लेते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द पर्सन देखा कि कुछ काम नहीं तो चलो लॉ कर लेते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ एडमिशन इन लीगल एजुकेशन टुडे। यानी आज की डेट में लीगल एजुकेशन में इस तरह से एडमिशन हो रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इसलिए नहीं ज्वाइन करना है लॉ की कुछ नहीं है तो लॉ इसलिए ज्वाइन करना है कि प्रैक्टिस जो है वो हमें अपने लॉ के करियर में पूरा फोकस रखना है, प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है इस लाइफ में, तो हमें लॉ करना है। पर्सन जनरेशन द स्टूडेंट्स आर हैविंग एम्बिशंस टू बिकम द डॉक्टर और इंजीनियर बट दे डू नॉट वांट टू। देखो नई जनरेशन जो है वो कहती है यार डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे, तो पैसा बड़ा खेल है ना। और दूसरा कहता है इंजीनियर बन जाएंगे बहुत कमा लेंगे। जब तक जो नई यंग जनरेशन है वो मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता है अपनी फैमिली से, तब तक वो इवन लॉयर का बेटा भी कहेगा यार कम, मतलब अगर वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है तो फिर वो जल्दी लॉयर का नहीं बनने की कोशिश करेगा, कहेगा यार चलो मैं पढ़ने में अच्छा हूँ तो मैं डॉक्टर ही बन जाऊँ। अगर उसकी ज़्यादा कैपेबिलिटी तो डॉक्टर बनेगा। तो दैट इज़ अ मेन क्रंच की यहाँ पे जो मोस्ट टैलेंटेड रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये सब प्रोफेशन यूज़ करते हैं। लॉयर का प्रोफेशन हालांकि अब बढ़ा है। लॉ टीचर इनकी जो हालत है, मतलब वो देख ही रहे हैं, लॉ टीचर जो है और जो लॉयर्स हैं इनकी एक तो ये सच बात है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस अपॉर्चुनिटीज़ में बैलेंस नहीं है। मतलब बैलेंस इन द सेंस जो है इन द टर्म्स ऑफ रिन्यूमरेशंस, पैसों के टर्म्स में देखा जाए तो स्टेबिलिटी की टर्म्स में थोड़ा स्टेबिलिटी काफ़ी लेट है और इसके लिए आपको पर्सनल क्लाइंट और ये सब दुनिया भर का एक अगर देखें एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो लॉ फर्म्स हैं ये कहीं नज़र नहीं आती हैं, कम है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स एंड देन अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी कमी है। लीगल एजुकेशन इज़ अनेबल टू अट्रैक्ट दीज स्टूडेंट, द डिफिशियंसी कैन बी वर्कड आउट विद ऑफरिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स। देखो लीगल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें भी सुधार की ज़रूरत है, वो भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है स्टूडेंट्स को। तो ये और दूसरी बात जो है काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस भी हैं, इंटर्नशिप की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन में इंटर्नशिप होती है प्रॉपर और उसमें ज़रूरी इंटर्नशिप है, अभी लीगल एजुकेशन में इस तरह कोई इंटर्नशिप नहीं है। प्रपोजल आया था आई नो बट अभी वो चला नहीं। द प्रैक्टिस ऑफ लॉ इज़ नोबल प्रोफेशन, लेकिन फिर भी लॉ की प्रैक्टिस एक नोबल प्रोफेशन है। दिस मेनली डिपेंडिंग ऑन द पीपल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी क्या है अपने प्रोफेशन के प्रति। अगर आप इस प्रोफेशन को सीरियसली ले रहे हैं तो ये प्रोफेशन आपको बहुत कुछ दे सकता है। द फाउंडिंग, डॉक्टर लूरा ने कहा है इसके बारे में, द फाउंडेशन स्टोन फॉर बैलेंस सक्सेस आर ऑनेस्टी, करेक्टर, इंटीग्रिटी, फेथ, लव एंड लॉयल्टी। तो ये सारे फैक्टर्स जरूर इस प्रोफेशन में काम करते हैं। तो आपको इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी ये बरकरार रखनी है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशन में ग्रोथ जरूर मिलेगी। तो ये लीगल प्रोफेशन क्योंकि बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। एथिक्स की बहुत ज़रूरत है इसमें, तो एथिक्स को ज़रूर मैंने कवर किया है इसमें। हालांकि ये जो ऐसा टॉपिक है जिसमें सबको सब कुछ पता है, लेकिन मैं लिखने के तरीके को बता रहा हूँ और याद करने के सिंपल तरीके को बता रहा हूँ कि कैसे आपको सिंपल तरीके से याद हो सकता है। एथिक्स इन लीगल प्रोफेशन, एडवोकेट ड्यूटी क्या है कोर्ट के प्रति। सबसे पहले एक्ट इन ए डिग्निफाइड मैनर, एक लॉयर को बहुत डिग्निफाइड वे में रहना होता है, कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी होती है, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना होता है, नॉट टू वियर बैंड और गाउन इन पब्लिक प्लेसेस। ऐसा नहीं आप कोर्ट में तो बैंड और गाउन पहन के घूमिए, क्योंकि वो आपका राइट है, आपका प्रोफेशन ही इतना डिग्निफाइड मैनर, आपको एक रिस्पेक्ट मिली, आप उसकी इज्जत कीजिए। और अगर वो आप पब्लिक प्लेस पे इस तरह से घूमोगे तो आपकी रिस्पेक्ट जरूर कम होगी। तो एक डिग्निफाइड वे में, एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आपको रहना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप पब्लिक प्लेसेस में भी आप गाउन पहन के घूम रहे हो, बैंड पहन के घूम रहे हो, ये एक लॉयर का एथिक्स नहीं है। नॉट टू कम्युनिकेट इन प्राइवेट, यानी कि अगर आपने एक एडवोकेट जो है शुड नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन एनी मैनर यूजिंग द इलीगल और इम्प्रॉपर मीन्स सच एज अ ब्राइब। जैसे जजेस किसी तरह की सेटिंग करना चाह रहे हो आप, तो ये एक इलीगल मीन्स है। ये कम्युनिकेट जो प्राइवेट कम्युनिकेशन है ये सही नहीं है। रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट हु इंसिट आर अनफेयर मीन्स, अगर आपसे क्लाइंट गलत काम करने के लिए कह रहा है
और वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल गलत ही कर रहा है तो आप उसको रिफ्यूज़ ज़रूर करें। नॉट टू स्टैंड एज, क्योंकि मोरल और एथिक्स ये दो चीज़ें एक लॉयर के एसेट हैं और उसे आपको अगर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ किया तो डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। नॉट टू स्टैंड एज श्योरिटी फॉर क्लाइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गारंटी नहीं लेनी भाई, गारंटी नहीं लेनी। श्योरिटी आप नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि क्या होगा, जजेस के दिमाग में क्या है। दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद देयर सच सिचुएशंस। आपने अभी पढ़ा है, इंटरप्रिटेशन में ही पढ़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स से पहले आप पढ़ चुके हो। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में यही तो बातें बताई गई हैं कि क्या होता है, जजेस के पास क्या, उनके भी पर्सनल थॉट्स होते हैं यार, उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, दे डू द थिंग्स और फैक्ट्स। लेकिन आप कैथोलिक जज है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन में पढ़ा है, और उसने अगर किसी महिला को जिसको अबॉर्शन होना है उसको उस पर डिसीजन देना है तो उसका जो रिलीजन है वो क्या नहीं हुआ है, होगा उसके दिमाग में। डेफिनेटली जो सराउंडिंग्स होती हैं, क्या ये दिमाग में नहीं होता, डेफिनेटली होता है। यानी कि एक जजेस से जो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसलिए आपको जो है किसी चीज़ की श्योरिटी क्लाइंट को नहीं देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर्टेन है और अनसर्टेन हो गया तो प्रॉब्लम है, ठीक है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। तो दिस इज द, अब इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट मेथड्स में। जो मेथड्स में वन लाइनर मैंने मेथड बना रखे हैं और उसको हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेथड है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है? लेक्चर मेथड में टीचर होता है और वो सोल गाइड होता है क्लासरूम में। ही इज अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा स्टूडेंट के साथ यहाँ पे। इस मेथड में क्या है? एसेंशियली आप पैसिव लिसनर, देखो एक चीज पैसिव लिसनर है, बिकॉज टीचर इज ओनली, क्योंकि अगर वो सबसे डिबेट करने लगेगा तो सिलेबस कब कंप्लीट करेगा, राइट? तो ऐसा नहीं करता है कि, क्योंकि लॉ का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो टीचर क्या होगा, एक तरह से टीचर बोल रहा होगा और सारे लोग पैसिव लिसनर्स होंगे, बिकॉज द टीचर इज द ओनली वन हु स्पीक इन दिस मेथड। अगर सारे लोग स्पीक करने लगेंगे तो क्लास में शोर इतना हो जाएगा कि वो जो बोल रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो दिस इज द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में टीचर ही सोल गाइड होता है क्लासरूम का। इट इज commonly used by the professors when dealing with the legal terminology. Now the case method is second one, commonly used for helping student engaging their ability to solve problems. भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। by applying knowledge, principles, ideas and skill. These course of scenarios could be made up real. ये real scenarios पे based होते हैं, म्यूट कोड वगैरह जैसे चलती है। सेमिनार मेथड है अपना नेक्स्ट। सेमिनार मेथड का डिस्कशन बेस्ड ऑन द टीचिंग टेक्निक इन विच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ लीगल अप्रोच एंड एनालिसिस। सेमिनार मेथड, कभी सेमिनार दिया है, क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठे होते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है एक्टिव लिसनिंग होती है। आप क्वेश्चन पुटअप करते हो सेमिनार में, जो लेक्चर दे रहा होता है उससे, देन ही विल बी प्रॉपरली प्रिपेयर, और वो भी क्वेश्चन लिख के आता है, वो भी ऑडियंस से क्वेश्चन करता है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है ऑडियंस का और जो सेमिनार में रिप्रेजेंट कर रहा है उसका। तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। एंड दिस टेक्निक जो बहुत ज़्यादा यूज हुई है वो इन्वॉल्व हुई है कोविड-19 के बाद में, ये इफेक्टिव टेक्निक निकल करके सामने आई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है? प्रॉब्लम मेथड टीचिंग इज अ टीचिंग ट्रेनिंग मेथड रिगार्डिंग टीचिंग बाय द यूज ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। के प्रॉब्लम सिनारियो दिया गया, आपको केस स्टडी दे दी गई, आप पढ़ रहे हो उसको, रियल केस स्टडी दे दी गई, प्रॉब्लम आपने इसमें स्किल लगाई, अपने नॉलेज लगाई और सिचुएशन को अपने अंदर देखा इंडिविजुअल्स ने, और उसको क्रिटिकल लर्निंग और थिंकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है? बोथ नॉलेज एंड डूइंग प्रॉब्लम मेथड कैन बी अप्लाइड इन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों में। देन क्लिनिकल मेथड क्या है? देखो क्लिनिकल मेथड का सबसे सिंपल एग्जांपल बताओ, एक डेटा एनालिस्ट है, यानी कि आपने डिफरेंट स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उनको एक्शन मोड पे ले आते हो। इसमें क्या होता है? रियलिस्टिक सिचुएशन आप दे देते हो और उन रियलिस्टिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो है उसको जो है स्टिमुलेट करते हो केस को वर्क साथ। तो ये था आपका पूरा जो जितने भी मेथड है कवर करा दिए, क्या इंट्रोडक्शन कवर करा दिया, मीनिंग क्या है, जो लीगल मेथड है, लीगल प्रोफेशन है, इसका पूरा मैंने जो सार है वो आपको बता दिया है इन टर्म बिल्कुल शॉर्ट में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी यार सरल तरीके से समझा दिया है आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और ये है मेरी क्लास, ये है मेरा लोगो और ये है लाइक का बटन।
आप इसको दबा करके ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें क्लास का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।